देखिए, वंदे मातरम जो गीत 1775 में जिसका 1875 में जिसका प्रादुर्भाव हुआ, वो एक ऐसे समय के पश्चात हुआ जब 1857 का प्रथम जो हमारे स्वतंत्रता का संग्राम था वो एक गुजर चुका था और 1882-83 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की हुई और उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था वो हम सब जानते हैं। ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड कलेक्टर जिसने जिंदगी भर जीवन भर भारतीयों का खून चूसा। उसके मन में अचानक हमारे प्रति एक भाव उत्पन्न होता है कि इनको स्वतंत्रता दिलाई जाए, जिसको जो मैंने पिछले 20 वर्षों 30 वर्षों में जो मैंने अपने कर्म किए हैं, तो ऐसा भाव उनके मन में उत्पन्न होता है और एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और उस समय और उस कांग्रेस से ही निकल के उसने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो जो लोग ये कहते हैं कि संघ कहाँ था 1947 में, तो उनके लिए उत्तर है कि उस समय जब आप बिजी थे अपने टाइप की स्वतंत्रता लेने के लिए, अपनी लॉबिंग कर रहे थे, उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो कि ये देश कल किन लोगों के हाथ में जाने वाला है उसके लिए काम कर रहे थे और उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे और ऐसे भगत सिंह की थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। वंदे मातरम, संघ और हिंदू जागरण, इन तीनों विषयों को अगर हम जोड़ के देखें गोपाल जी, तो क्या लगता है आपको कितना हिंदू जागरण हो गया और वंदे मातरम से लेकर के, क्योंकि दोनों के समय काल में अंतर है। जब वंदे मातरम आया 1925 संघ और उसके बाद में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्या हिंदू जागरण अभी भी चल ही रहा है अभियान के तौर पे या फिर हो चुका है? नमस्कार। इतने विद्वत लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ में मैं इस विषय के साथ कैसे क्वालिफाई करता हूँ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कहा है बोलने के लिए, तो मेरी समझ के अनुसार, बाकी पूरी विवेचना आपके सामने 3 वरिष्ठ विद्वान बैठे हुए हैं मेरे साथ में, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन जो तीनों विषयों को एक विषय में रखना, ऐसा जो निधि जी ने कहा है, मैं उसको प्रयास करूंगा मेरे तौर पर। देखिए, वंदे मातरम जो गीत 1775 में जिसका 1875 में जिसका प्रादुर्भाव हुआ, वो एक ऐसे समय के पश्चात हुआ जब 1857 का प्रथम जो हमारे स्वतंत्रता का संग्राम था वो एक गुजर चुका था और उसका जो एंगर था, एंग्विश लेके, और जो भारत माता ने इतना सारा खून देखा सैनिकों का, उससे वो प्रादुर्भाव हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब वो इतना पावरफुल था कि कुछ 10-1 वर्ष में ही उसको बैन करना पड़ा अंग्रेजों को द्वारा। और उसी के साथ साथ एक घटना और हो रही थी कि उस 1857 का जो विषय था उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बदली गई और 1882-83 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की हुई और उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था वो हम सब जानते हैं। ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड कलेक्टर जिसने जिंदगी भर जीवन भर भारतीयों का खून चूसा। उसके मन में अचानक हमारे प्रति एक भाव उत्पन्न होता है कि इनको स्वतंत्रता दिलाई जाए, जिसको जो मैंने पिछले 20 वर्षों 30 वर्षों में जो मैंने कुकर्म किए हुए हैं, तो ऐसा भाव उनके मन में उत्पन्न होता है और एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और उस समय क्योंकि इतना सारा मीडिया नहीं था इस तरह का, तो एक दूसरे से बात इतनी फास्ट नहीं पहुंच पाती होगी, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। तो उसके साथ, उस विचार के साथ में बहुत लोग जुड़े कि एक आइडिया ऐसा लगा कि देखो, अंग्रेज हमारी मदद करने आ रहा है और हम भोले लोग हैं, भारतीय लोग भोले लोग होते हैं। वो इंटेंट को न देख के, वो जो उनको प्रत्यक्ष में दिख रहा है, वो क्योंकि मैं भोला हूँ आप भोले हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। सामने वाले को अगर समझ पाते, उस समय जब गोरी ने आक्रमण किया तो 16 बार उसको पृथ्वीराज चौहान फॉरबिड नहीं करते, अगर उन्हें इंटेंट पता होता। उनको तो लगता था कि ये संपत्ति के लिए ही आ रहा है। वो अगर उनके मन में ये होता कि वो हमारा धर्म परिवर्तन करने आ रहा, तो पहली बार में ही उसका गला काट देते शायद। तो ये लोग जो बढ़ते गए, उन्होंने हमारे मन में ये भावना फैला दी, रख दी, वो सफल हुए कि हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आप ध्यान कीजिए कि एक तरफ मंगल पांडे जैसे हुतात्माओं ने अपना जीवन दे दिया, उनकी प्रेरणा लेके बड़े बड़े जो क्रांतिकारी गरम दल के लोग, जिनको गरम दल कहा जाता था, वो लोग अपनी आहुतियां दे रहे थे। मिदनापुर के मैजिस्ट्रेट, अगर बंगाल के कुछ लोग यहाँ पे बैठे होंगे तो वो रिलेट करेंगे, मिदनापुर में जो मैजिस्ट्रेट्स का कत्ल होता था, जो भी मैजिस्ट्रेट वहाँ आता था उसको क्रांतिकारी लोग मार देते थे, वहाँ भयभीत होते थे अंग्रेज जाने के लिए। तो ऐसे कई मिदनापुर पूरे देश के अंदर उस समय थे। लेकिन हमको एक सॉफ्ट प्लेटफॉर्म दिया गया, जो थ्योरी भी, उसको सॉफ्ट वाल्व की एक थ्योरी भी है,
तो वहाँ उन लोगों ने बढ़ाते बढ़ाते उसको बैन किया, फिर उसके बाद उसकी विचारधारा के साथ उन्होंने हमारी आज़ादी दिलाने का ठेका ले लिया। तो जब ये चीज़ें हो रही थी और इस अंग्रेज के इंटेंट को किसी ने रीड किया, वो समझा कि एक अंग्रेज हमको कैसे आज़ादी देने वाला है, और जो उनके साथ का जो एक अलाइनमेंट लोगों का था वो उन पे भी ध्यान देता गया, और उस कांग्रेस से ही निकल के उसने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो जो लोग ये कहते हैं कि संघ कहाँ था 1947 में, तो उनके लिए उत्तर है कि उस समय जब आप बिजी थे अपने टाइप की स्वतंत्रता लेने के लिए, अपनी लॉबिंग कर रहे थे, उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो कि ये देश कल किन लोगों के हाथ में जाने वाला है उसके लिए काम कर रहे थे, और उनकी आत्माओं को के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और ऐसे भगत सिंह की थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये इतना पावरफुल मन था कि 38 में नेहरू को पत्र लिखना पड़ा जिन्ना को कि आप बैन करवाइए, इसके लिए लिखिए, और आज उन्हीं के वंशज फिर से उसको गाने पे बैन करने पे तुले हुए हैं। तो ये पावरफुल मंत्र है, और जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी स्वीकार किया, पूरे देश का राष्ट्रगीत भी है, और किसी को इस पर कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।